ओके, हेलो एवरीवन। नमस्कार सबको, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना साइंस का सेशन। और हियर वी हैव द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट द ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, राइट। ये बात कर रहा है किसके बारे में? ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसको एम्बिस भी बोला जाता है, राइट। इन शॉर्ट्स दिस इज कंसीडर्ड एज अ एम्बिस, है ना। आइए बात करते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली जैसे हर कंट्री की पुलिस जो होती है, पुलिस सिस्टम जो होता है, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए टेक्नोलॉजीज यूज़ करती है, राइट। जैसे पॉलीग्राफी यूज़ करती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ करती है, ब्रेन मैपिंग यूज़ करती है, ब्रेन स्कैनिंग यूज़ करती है, राइट। तो उसी तरीके से एक नया ये सिस्टम डेवलप किया गया है जिसको बोला जाता है ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। एक्चुअली इस सिस्टम के तहत होता क्या है कि डेटा इज रिलेटेड टू द पर्सन्स, ठीक है। किसी भी व्यक्ति से संबंधित जितने भी डेटाज होते हैं उनको स्टोर किया जाता है एक सिस्टम में। और ड्यूरिंग द, आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग द यूज ऑफ दिस डेटा, ठीक है। करते क्या है कि कोई भी क्रिमिनल होता है जैसे, तो एट द क्राइम साइट जो भी उससे वहाँ से हमें प्रूफ्स मिलते हैं, जो भी हमारे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मिलते हैं, उन सब को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद एम्बिस सिस्टम में डाल करके डेटा मैचिंग कराया जाता है, ठीक है। उसमें फेशियल रिकॉग्निशन भी आता है, आइरिस स्कैन, आई स्कैन भी आता है उसमें, फिंगरप्रिंट भी आता है उसमें, ठीक है। तो ये सब सारे जो मतलब कि आप कह सकते हो पहलू हैं, सारे पहलुओं पर बात करते हैं एम्बिस सिस्टम के अंतर्गत। और ये एक तरह का क्या है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, राइट। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए कंसीडर करते हैं इसके बारे में। द ऑटोमेटिक मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर एंड स्टोर्स फोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स एंड रेटिनल स्कैन ऑफ ऑल क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। रेटिनल स्कैन, सॉरी मैंने आइरिस बोला था, दैट सॉरी फॉर दैट। रेटिनल स्कैन है ना, रेटिना का स्कैनिंग किया जाता है। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। Statement number 2 is saying Ambis was designed with the purpose of identifying suspect at the click of a mouse, ठीक है। कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन सस्पेक्ट एट द क्लिक ऑफ अ माउस। ऑब्वियस सी बात है कि पहले से स्टोरेज डेटा रहेगा, क्लिक करेंगे तो सारी मैचिंग करा के वो दे देगा। और बोला जा रहा है कि इसको इंटरनेशनली भी यूज किया जाता है, विद इन द कंट्री एंड और अब्रॉड भी यूज किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस जो है, इंटरपोल, राइट, तो भी इसका एम्बिस का यूज कर रही है ना। तो ये सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा कंसीडरेबल है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि द ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इज लॉन्च बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है ये गलत है, ये एक्चुअली लॉन्च किया गया बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बाय द महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो बाकी दिए हुए जो अब टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, so we have the correct option number C. This is the only 1 and 2, right? So here is the second question. We will move on the second question, and question is okay, हिंदी है इसका, ठीक है। 6, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज अबाउट द, हाँ, बोल रहे हैं कि कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट, अल्ट्रा फास्ट हाइपरलूप प्रोजेक्ट सिस्टम। चलो इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइपरलूप जो होता है उसको वो होता क्या है पहले समझ लो। एक मतलब कि आप समझो कि ग्लास का एक लूप बनेगा ऐसा सर्कुलर में, जो कि ऐसा पूरा सर्कुलर में रहेगा, ठीक है। और इसी के अंदर में क्या होगा, इसी के अंदर में एक फास्ट मूविंग व्हीकल्स रन करेगा। वो एक ट्राम हो सकता है, एक ट्रेन हो सकती है ना। तो ये सब क्या होगा, इसके बीच में ही इसी हाइपरलूप के अंदर वो क्या करेगा, मूव करेगा। और ये एक तरह का हमारा क्या है कि ये एक इंडिया का फर्स्ट हाइपरलूप जो प्रोजेक्ट है वो पुणे और मुंबई के बीच में तैयार किया जा रहा है। किसके बीच में? पुणे टू मुंबई, ठीक है। और इससे क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर की इनके बीच में मतलब डिस्टेंस है। लेकिन हाइपरलूप सिस्टम के तहत हम क्या करेंगे कि इससे जो इसकी स्पीड में जो भी टाइम लग रहा है, टाइम को कम से कम 25 से 30 मिनट तक रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। 25 to 30 मिनट्स तक रिड्यूस किया जाएगा। और बुलेट ट्रेन आने के बाद हाइपरलूप बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। और कंपनी है एक वर्जिन हाइपरलूप कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि इसको तैयार कर रही है। किसको? पुणे और मुंबई के बीच में जो भी हाइपरलूप, पहला हाइपरलूप इंडिया का बन रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन इसी को दिया गया है। और चलो बात कर लेते हैं कि इसके बारे में कि कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही हैं, है ना। अच्छा, ये हाइपरलूप जो वर्जिन हाइपरलूप है, कहाँ कंपनी है? ये अमेरिका की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिकन कंपनी है, राइट। आइए बात करते हैं। बोल रहे हैं कि
हाइपर लूप इज एन अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगेन टू बुलेट ट्रेन्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कंसिडर किया जाएगा। वर्जिन हाइपर लूप वन फिल्म इज लेड बाय द रिचर्ड ब्रांसन, ठीक है, रिचर्ड ब्रांसन कौन थे? एक्चुअली ये वर्जिन हाइपरलूप के आप कह सकते हो कि लीडर थे, जो कि लेड कर रहे थे, किसके बारे में लेड कर रहे हैं एक्चुअली, जिसको वर्जिन हाइपरलूप कंपनी जो है उसको लेड कर रही है। हाइपरलूप यूज मैग्नेट्स टू लेविएट पॉट्स इनसाइड अ एयरलेस ट्यूब, ठीक है, एयरलेस ट्यूब की बात हमने की, जो ये ग्लास के अंदर कैसा रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम सिस्टम रहेगा, ठीक है। क्रिएटिंग कंडीशन इन विच द पॉट्स कैन शटल पीपल एंड फ्रेट एट अ स्पीड अप टू 1200 किलोमीटर पर आवर, हाँ इसकी स्पीड को कम से कम 1200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर के इसका जो यूज़ है हाइपर लूप का मेनली किस लिए है, टू रिड्यूस द टाइम फॉर द गिवन डिस्टेंस, ठीक है, फॉर द गिवन डिस्टेंस टू रिड्यूस द टाइम, ट्रेवल टाइम एक्चुअली, राइट। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 ऑल द स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट रिगार्डिंग द हाइपर लूप। ओके, चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ICGS वराहा, ICGS वराहा, ठीक है। ICGS का फुल फॉर्म है इंडियन कोस्ट गार्ड सिस्टम, ठीक है। इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, वराह। वराह मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, जब भगवान विष्णु का एक अवतार हुआ था, आप सबको पता होगा, उसमें से एक वाराह अवतार भी था भगवान विष्णु का, राइट। तो वाराह अवतार में क्या किया था उन्होंने पृथ्वी को बचाया था जाके ना, समुद्र के अंदर जा करके एक वाराह का रूप, मतलब एक पिग का, एक सुअर का रूप धारण करके, है ना, बोर का रूप धारण करके, राइट। तो चलो अब बात करते हैं कि क्या बोल रहे हैं। कहते हैं शिप्स स्पेशल फीचर्स इंक्लूड द इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम एंड द इंडिजिनसली बिल्ट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम एंड हालो ट्रैवर्सिंग सिस्टम, ठीक है। चलो ये पहली बात तो ये समझिए कि जो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ठीक है, वाराह, इसको चेन्नई एयरपोर्ट पे कमीशन किया गया इन 2019 बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री। राजनाथ सिंह जी ने जाकर के कमीशन, जो भी समारोह हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, उसमें जाकर के राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने ही इसको कमीशन करवाया था। और ये एक तरह का पेट्रोलिंग व्हीकल है और इंडिजिनसली ये डेवलप किया गया है, बिल्ड किया गया है। तो इंडिजिनस है, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स लगे हुए हैं, जैसे ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम, कि उसमें अपने से आप मतलब पावर मैनेज कर लेगा वो, इंडिजिनस बिल्ट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें इसमें है। सेकंड, द शिप विल ऐड टू द ICGS स्ट्रेंथ इन द रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट्स ऑफ मैरीटाइम टेररिज्म, स्मगलिंग एंड चैलेंजेस ऑफ मैरीटाइम इन्फोर्समेंट। सीधी सी बात है, इसको भाई गार्ड है, तो गार्ड का क्या होता है, ICGS स्ट्रेंथ किसको स्ट्रेंथ देगा, रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट्स ऑफ द मैरीटाइम टेररिज्म, ठीक है, जो भी क्या बोलते हैं, पायरेट्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, जो समुद्र के रास्ते से हमारे जो बॉर्डर लाइन को इसको थ्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। तो उन सब चीज़ में हेल्प करेगा कोस्ट गार्ड का जो शिप ICGS वराहा। और थर्ड दिया गया कि द फोर्थ इन द सीरीज ऑफ 798 M ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स OPV, ठीक है, ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड, हाँ ठीक है, फोर्थ है ये, ठीक है। और कमीशन डाउन मैंने बताया कि 25 सितंबर 2009 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक। तो इसमें सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑल स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। सो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग, क्या कह रहा है इसमें, अच्छा छोटा क्वेश्चन है, तो हिंदी इंग्लिश वाले सबको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें दोनों आ जाएगा, ठीक है। बोल रहे हैं कि कैसोनिड फॉरेस्ट डिजीज वायरस, अच्छा किसके बारे में दिया गया है, KFDV के बारे में, KFDV, ठीक है, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज वायरस। पहली बात तो अब इसने कैसनूर जो डिजीज़ है, एक कैसनूर फॉरेस्ट है कहाँ पर, ये कैसनूर फॉरेस्ट आपका है कर्नाटका रीजन में है, ठीक है। हाँ, ये कर्नाटका रीजन में कैसनूर फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक। और उसी में एक मंकी पाया गया है जिसको मतलब बहुत ज़्यादा हाई फीवर था। जब उसका टेस्ट किया गया कि क्यों ऐसा, एक्चुअली इसको ऐसा, ये इतना ज़्यादा बीमार क्यों है, क्यों इतना ज़्यादा इसको फीवर का कंडीशन में वो मिला था, तो उसमें पाया गया कि जो वायरस है, वहीं पे एक डिफरेंट टाइप का वायरस पाया गया, जिसको क्या बोला गया, KFDV, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज़, और उस जंगल, उस फॉरेस्ट के नाम पे इसका नाम दे दिया गया, राइट। इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1957, ठीक, बोल रहे हैं फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1957 बाई इन सिक मंकी फ्रॉम द कैसनूर फॉरेस्ट इन कर्नाटका, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो वहीं से हुआ है जो पाया गया था। और देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर KFDV ऑल्दो वैक्सीन इज अवेलेबल, ठीक है, नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, कोई इसका
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए इसके वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, बाकी बहुत सारी इसके ट्रीटमेंट के लिए NSAIDs वगैरह, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं उनका यूज़ किया जाता है, जैसे पैरासीटामोल वगैरह दिया जाता है, ठीक। तो उन सब में इसका यूज़ हो सकता है, एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं, ठीक है। बाकी इसका अभी तक कोई वो नहीं है। चौथा बोल रहे हैं कि KFD इज एंडेमिक टू द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। नहीं, मैंने बोला था तमिलनाडु नहीं, ये कहाँ पे है, कर्नाटका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटका का लिए ये क्या है, बिल्कुल एंडेमिक है, बहुत आयत में कर्नाटका के कैशमेल फॉरेस्ट में, ठीक। तो वी हैव द ऑप्शन सी 1 2 3, ऊपर सारे 3 स्टेटमेंट सही हैं, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, क्या दिया गया है, अबाउट द NHP, ठीक है। NHP क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया इसमें NHP के बारे में, ठीक। बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल के बारे में कौन सा कथन सही है। NHP इज रिप्रेजेंटेड बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2008. डेंगू एंड चिकनगुनिया आर अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न टू पब्लिक हेल्थ. NHP highlight major indicators as follow the socio-economic indicators, education, employment, housing and amenities. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा कि यहाँ पे ये जो दिए गए इसमें ऑप्शन दिए गए ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें दिया गया नहीं गया है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, राइट। वैसे तो ओके 1 3 4 The NHP is prepared by the Central Bureau of Health Intelligence, ठीक है, ठीक है। ये इसके द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, CBIHI के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश नॉट 2008, इस 2005 में तैयार किया गया था। डेंगू चिकनगुनिया आर ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न टू द पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ के बारे में डेंगू चिकनगुनिया एक ग्रेट कंसर्न है, लेकिन ये इसके NHP में ऐसा कुछ इसमें रिपोर्ट नहीं किया गया है, ठीक। NHP हाईलाइट्स मेजर इंडिकेटर एज फॉलो द सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, तो उसके लिए भी किया गया है। देखा जाए तो 1 और 4 का ऑप्शन आपके पास नहीं है, एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट रिगार्डिंग द NHP, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कंसीडर तो NHP के बारे में इसमें कराया गया, नॉट ट्रू अबाउट द नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल में ये चीज़ भी नहीं दी गई है, ठीक। डेंगू और चिकनगुनिया को उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ग्रेट कॉज ऑफ द कंसर्न टू पब्लिक हेल्थ बताया गया है। अगर इस क्वेश्चन को अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप डायरेक्ट इसकी साइड पे जा सकते हो CBHI के, ठीक है। CBHI में ही ये सारी स्टेटमेंट्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन इसमें एक तो 2005 वाला मिल जाएगा आपको, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है। तो 1 और 4 इसमें सही है, ठीक। तो इसमें ऑप्शन में कहीं एक जगह ऑप्शन में आप लगा लो कि 1 and 4 इज करेक्ट, 1 and 4 इज करेक्ट, ठीक है। बाकी इसमें ऑप्शन कट कर दो, इसमें ऑप्शन ठीक नहीं है, राइट। चलो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। अबाउट द पोलियोमाइलाइटिस इज गिवन, क्या दिया गया पोलियोमाइलाइटिस के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पोलियोमाइलाइटिस बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज ट्रू अबाउट द पोलियो। पोलियोमाइलाइटिस is a highly infectious viral disease which mainly affect young children below age of 5. It mainly spread through the fecal oral route, example the contaminated water of, ठीक है। It also had led to establishment of global polio eradication initiative in 1990, ठीक है। चलिए बात करते हैं, ये जो पहला स्टेटमेंट दिया गया कि हाँ पोलियोमाइलाइटिस, पहले बात समझिए होता क्या है कि बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनमें पोलियोमाइलाइटिस का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और ये क्या करते क्या है कि पैरालिसिस कॉज कर देते हैं, ठीक है। पैरालिसिस हो जाती है, आप पोलियो से ग्रसित किसी पेशेंट को देखे होगे तो उसका हो सकता है कि हाथ या उसका पैर जो है काम नहीं करता होगा, एक या हाथ पैर या 1 2, या हो सकता है कि लोअर लिम्ब या अपर लिम्ब भी पूरी तरह से पैरालाइज हो सकता है इसमें, ठीक है। और ट्रांसमिशन इसका होता है जो स्प्रेड थ्रू द फीकल रूट, ओरल रूट, और कंटेमिनेटेड वाटर फूड इसका सबसे ज़्यादा कारण है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव जो स्टार्ट हुआ है ये 1990 में नहीं 1988 में स्टार्ट हुआ था, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। एक चीज़ आप ध्यान रखा करिए कि जब भी UPSC में कोई भी डेटा वगैरह दिया रहे तो उस डेटा को अक्सर होता है कि 90% वो डेटा हमेशा गलत होता है, ठीक। तो ये कभी भी ये डेटा ऐसा दिया जैसे 1990 की बात किया तो हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। नो डाउट कि अगर आपके पास अगर नॉलेज है, अगर ठीक है, और आपको पता है कि हाँ तभी ये लॉन्च किया गया था तो इट्स ओके, अदरवाइज ये क्या है आपका डेटा जो है वो गलत होता है, ठीक है। और ये जो ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव है ये WHO द्वारा लेड किया गया, ठीक है।
और बहुत सारे इसमें थे, मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रहा था, ठीक है। तो अच्छा, 2 बूंद जिंदगी की सब लोग जानते हो, हमारी भारत सरकार का इनिशिएटिव था फॉर द पोलियो के लिए, स्लोगन था 2 बूंद जिंदगी की, है ना। बहुत सारे लोगों को पिलाया जाता था संडे संडे पोलियो टीका, जाके ओरल वैक्सीन मिलती थी बच्चों को, छोटे बच्चों को बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। और इसीलिए 2014 में 27 मार्च 2014 इस दिन क्या हो गया, इंडिया को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया, ठीक है, पोलियो फ्री इंडिया, ठीक है। WHO गिवन द सर्टिफिकेट ऑफ द पोलियो फ्री इंडिया, ठीक है। आइए चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अब 14 नंबर क्वेश्चन। आइए बात कर लेते हैं थोड़ा 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में। चलिए, बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, निम्नलिखित जोड़े पे विचार करना। कुछ वाइटामिन दी गई हैं, उनकी डिफेंसी से क्या चीज़ होने वाली है, वो सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए बात करते हैं। बोल रहे हैं पेन इन जॉइंट, हाँ, पेन इन जॉइंट्स एंड द मसल्स, विटामिन सी, ठीक है। पहले बात बता दें कि जब भी जॉइंट्स और मसल्स में पेन होता है तो दिस इज द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, नॉट विटामिन सी, ठीक है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द रिकेट्स, आपको पता है इसको रिकेट्स भी बोला जाता है, राइट। तो क्या होता है, विटामिन डी का ये मतलब डिफिशियंसी का वो है, रीज़न है कि पेन इन जॉइंट्स एंड द मसल्स। सेकेंड आता है ड्राई एंड स्केली स्किन्स, ठीक है। तो क्या बोलें, ड्राई एंड स्केली स्किन्स भी जो है वो आपके विटामिन बी और विटामिन ए की वजह से होता है। तो चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं, विटामिन ए इज करेक्ट ऑप्शन। विटामिन B1 जो है इसमें बता रहा है कि अटेंशन ऑफ डेफिसिट, तो जब भी डेफिसिट अटेंशन ऑफ डेफिसिट होता है तो हमेशा विटामिन डी की कमी होती है, जिससे हाइपर एक्टिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, वो कॉज करता है। तो यहाँ पे विटामिन B1 दिया गया है, अटेंशन ऑफ डेफिसिट। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में होता है कि विटामिन बी की वजह से थोड़ा सा मेंटली आदमी डिस्टर्ब रहता है या मेंटली रिटार्डेशन होता है, लेकिन मेंटली रिटार्डेशन का एक कॉज हो सकता है अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट अटेंशन डेफिसिट की बात करेंगे तो हमेशा विटामिन डी की वजह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विटामिन ए है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें 1 and 2 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 और 2 में लगा लेते हैं कि हाँ ये सही है। आइए बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एग्रो टेररिज्म। बात ही नहीं करना है, शब्द से पढ़ो, एग्रो टेररिज्म। एग्रो और टेररिज्म होता क्या है कि इसमें जैसे कि किसी भी तरह का एग्रीकल्चर में टेररिज्म करना है, कोई भी ऐसी कंट्री जो कि हमारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट करना चाहती होगी, वो कह रहेगी क्या कि जैसे अगर किसी भी चीज़ का इंपोर्ट करते हैं, किसी सीरियल्स का, किसी ग्रेन्स का इंपोर्ट करते हैं, तो उसके साथ में कुछ ऐसे वो मतलब सीड्स ऑफ द बीड्स, और या ये कह सकते हो कुछ ऐसे उसमें फंगस या बैक्टीरियल्स कुछ कंटेमिनेशन करके वो भेज दें, ताकि जिससे यहाँ पे क्या हो कि जब एग्रीकल्चर किया जाए तो पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो जाए, राइट। तो ये ऐसी कंडीशन या इसी को बोला जाता है कि ये क्या है, ये एग्रो टेररिज्म की बात हो जाती है यहाँ पे, है ना। तो ठीक है, एग्रो टेररिज्म जैसे शब्द से ही पता चल रहा है हमें कि एग्रो टेररिज्म होता क्या है, ठीक। आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन है। कंसीडर इट रिफर्स टू द डेलिबरेट इंट्रोडक्शन ऑफ डिजीज पेस्ट इन द एग्रेशन सेक्टर, ठीक है। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किया जाता है, राइट। इट इज ब्रॉट अबाउट बाय द मैलाफाइड इंटेंशन टू कॉज द सोशियो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है कि खेती खराब होगी तो सोशियो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी तो होनी ही होनी है, राइट। उसके बाद आता है कि वेरियस बैक्टीरियल फंगल पैथोजेंस कैन बी यूज्ड एज एजेंट ऑफ द एग्रो टेररिज्म। बिल्कुल होता है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया फंगस होते हैं जो कि हमारे खेती को क्या करते हैं या हमारे एग्रीकल्चर कृषि को क्या करते हैं, बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें जो डी ऑप्शन है इसमें ऑल, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट, ये हमारा सही ऑप्शन है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। 34 पे बात करते हैं, क्या दिया 34 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पता होगा आपको, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप सबने पढ़ा होगा, जो थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह पढ़े होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं कि जब भी किसी चीज़ का सराउंडिंग में किसी भी पार्टिकल बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है तो बीच में उसके क्या होता है कि एक फोर्स जनरेट होता है, सेंटर में एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं।
सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस इन विच we are using the by applying the centrifugal force we are using this method for the separation of the particles according to their density, shape and size, right? तो मतलब उनका वेट कितना है, डेंसिटी कितनी, शेप कितनी, साइज, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि उससे सेपरेशन किया जाता है, सेपरेट आउट कर लिया जाता है पार्टिकल्स को किसी भी दिए हुए मिक्सचर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में सेंट्रीफ्यूगेशन का होता है। होता क्या है कि जब भी किसी भी तरीके के ऑइंटमेंट कह रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ऑयल बनता है, ठीक है, ऑयल बनता है या कोई भी लिक्विड मेडिसिन बनती है, ठीक, सिरप्स हो गया, तो इनको क्या करते हैं, जब ये बन के कम्प्लीटली तैयार होती है तो उनका सेंट्रीफ्यूगेशन टेस्ट किया जाता है, ठीक। उनको एक सेंट्रीफ्यूगर में रखा जाता है, उसके बाद उस सेंट्रीफ्यूगर को खूब तेज से स्पिन कराया जाता है। अगर कंप्लीटली अगर वो एक दूसरे से मिसिबल नहीं रहेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स और फैट मॉलिक्यूल दोनों अलग हो जाएंगे, और अगर मिसिबल रहेंगे तो बिल्कुल वैसे को वैसे रहेगा, तो बोला जाता है कि हाँ दिस इज द आइडियल कंडीशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर मेडिसिन, सिरप्स, कप सिरप्स एंड ऑल। तो आइए बात करते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉलिड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन। बिल्कुल कोलॉइडल सॉल्यूशन जो भी होता है उसको यूज करते हैं उसमें। इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, बोल रहे हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन दैट यूजेस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू रिमूव, नहीं एक चीज यहाँ पे ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेपरेशन कंपोनेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। उससे किसी कंपोनेंट का सेपरेशन नहीं होता है, राइट। और सॉलिड लिक्विड कोलॉइडल का कोई मतलब नहीं, इसमें लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, ठीक। आइए बात करते हैं, फिर कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन दैट यूजेस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द रिमूव आयंस फ्रॉम ड्रिंकिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिवर्स ऑस्मोसिस, है, आपको सबको पता है। It is a process to transport salt ion from one solution to another under the influence of an applied electric potential difference नहीं। It is a process of, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं, राइट। और फोर्थ है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम chaff by यूज ऑफ ब्लोइंग एयर, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम chaff by यूजिंग ब्लोइंग एयर। कहते हैं कि अनाज को भूसा से अलग करने की एक प्रक्रिया है, ठीक। तो इसमें ये ऑप्शन आपका सही है कि अनाज को इससे अलग किया जाता है भूसे से, तो जिससे होता है क्या, भूसा जो है आपका वो ऊपर रह जाएगा, अनाज नीचे बैठ जाएगा, अनाज की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 58, ठीक। क्या है क्वेश्चन नंबर 58? अबाउट द, कुछ यहाँ पे दिए गए हैं कल्चर्स और इनके बारे में दिया गया है कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक। बोल रहे हैं ओलेरी कल्चर, ठीक है। क्या बोल रहा है? ओलेरी कल्चर्स, है ना। आइए, ठीक है। विटी कल्चर्स, ओके। पीसी कल्चर्स, ठीक। ओलेरी कल्चर इज ओके, मतलब कि इसमें होता क्या है कि वेजिटेबल्स क्रॉप्स की खेती की जाती है। किसकी? वेजिटेबल क्रॉप्स की, ठीक। जैसे लेडी फिंगर हो गया, कैबेज हो गया, ठीक, कॉलीफ्लावर्स हो गया, या रेडिश हो गया, कैरेट हो गया, इन सब की जो खेती की जाती है उसको ओलेरी कल्चर बोलते हैं। इट्स करेक्ट। विटी कल्चर एक्चुअली फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स होता है। क्या होता है? फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। फार्मिंग ऑफ ग्रेप्स को क्या बोला जाता है? विटी कल्चर बोला जाता है, ठीक है। और ये जो आपका यहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट ट्री दिया गया ना, इसको सिल्वी कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल्वी कल्चर। इसको एफॉरेस्टेशन भी बोला जाता है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, है ना। तो ये सिल्वी कल्चर कहलाता है। अब पीसीज कल्चर, पीसीज मतलब मछली होती है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ फिश, इट्स अ करेक्ट, ठीक है। तो 1 इज द करेक्ट एंड 3rd इज द करेक्ट, दैट मीन्स की ऑप्शन इज द 1 and 3 ओनली, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 किसके बारे में है? What which among the following is known as the powerhouse of the cell has its own DNA and ribosome? कुछ बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। और साइंस का जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है सेल का, तो उसी का ये क्वेश्चन है ना। बाकी न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है? गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो कॉल्ड द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द सेल एज वेल एज द इट्स प्रोवाइड द प्लेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द राइबोसोम, ठीक है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं और राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। आइए
चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस बाई प्रोडक्ट ऑफ पेपर इंडस्ट्री रिजेंबलिंग सॉडस्ट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स इन वाटर। ठीक है, आज बात करते हैं। आपको पता होगा ये ब्रेगोली, ठीक है, ब्रेगोली जो होता है वो होता क्या है कि किसी भी जो हमारी कागज़ इंडस्ट्री होती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर इंडस्ट्री, है ना, तो ब्रेगोली जो होता है वहाँ एक तरीके का बाई प्रोडक्ट होता है जो कि कागज़ की लुगदी के समान होता है। ठीक, उसको करते क्या है कि उसको एज अ सॉडस्ट यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल इन द वाटर। वाटर में जहाँ पे क्या बोलते हैं ऑयल वगैरह फैल जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसमें ब्रेगोली जब डाल देते हैं तो ब्रेगोली बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, और वो करता क्या है कि जो भी एब्जॉर्ब होती है उसमें क्या बोलते हैं ऑयल स्पिल्स, जो ऑयल के पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जिससे क्लीनिंग हो जाती है वाटर का। ठीक है, ऑयल जेपर आप सबको पता है कि ऑयल जेपिंग क्या होता है, ऑयल जेपर होता क्या है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होता है ना, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी होता है, इसमें बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है, बायो रिमेडिएशन किया जाता है, और वो ऑयल जेपर बैक्टीरियाज कहलाते हैं, है ना। खोई क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आप देखे होगे कि गन्ने का जूस पीते हो तो शुगर कैन को जब बहुत ज़्यादा क्रश किया जाता है तो लास्ट में जो उसका रेसेदार चीज़ें बचती है उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को बगेस बोला जाता है। ठीक है, अब मोलाज जो होता है शीरा होता है किसी भी चीज़ का, आप कह लो कि जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पक जाती है तो शीरा बन जाता है ना, कार्बोहाइड्रेट या चीनी वगैरह का होता है, तो दैट वाज द मोलाज। ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज द ए, ब्रेगोली जो होता है वो एक ऑयल जेपिंग की तरह काम करता है, क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट, तो बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कैटरैक्ट समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़। ठीक है, बोल रहे हैं इसमें कि इट इज़ अ कंडीशन ऑफ क्लाउडिंग ऑफ द लेंस इन द ह्यूमन आई दैट अफेक्ट द विजन। नहीं, इसको कैटरैक्ट बोलते हैं, कैटरैक्ट नहीं, कैटरैक्ट। मोतियाबिंद बोलते हैं, हिंदी में सब जानते होंगे आप लोग, मोतियाबिंद। ठीक है, चलो। इट इज़ अ न्यू स्पीसीज ऑफ कैट विच हैज़ बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड फ्रॉम मेघालय। नहीं, ये भी नहीं है, कोई स्पीसीज नहीं बिल्ली की अभी ऐसी जो खोई गई हो। इट इज़ एन इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज इन टाइगर सर्वे। थोड़ा सा बात करते हैं इस पर, कंसिडरेबल है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी विकसित किया, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैमरा ट्रैप डेटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस टूल। कैमरा ट्रैप, कैमरा ट्रैप डेटा एनालिसिस एंड रिपोजिटरी टूल्स। ठीक है, दिस इज नोन एज कैटरैक्ट। क्या काम होता है इसका, कुछ नहीं, इसका काम ये होता है कि जो भी वाइल्ड लाइफ, जो भी क्या बोलते हैं जानवर, एनिमल्स हैं, उनके डिटेक्शन के लिए काम आता है। ये एक तरह का इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इमेज खींचता है। स्पेशली जो टाइगर होता है, टाइगर को आपको पता है कि टाइगर को पहचान करने के लिए उनका जो स्ट्रिप पैटर्न होता है उनकी बॉडी पे, ठीक है, तो उसका भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो ये जो हमारा कैटरैक्ट है ये उसी स्ट्रिप टेक्नोलॉजी पैटर्न को क्या करता है, यूज़ करता है, और टाइगर सर्वे में हेल्प करता है, टाइगर की काउंटिंग में मदद करता है। ठीक है, और आपको पता है कि पिछले कुछ सालों से टाइगर के नंबर्स बहुत तेज़ी से इंडिया में अब बढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं इसमें। डी क्या था, इट इज़ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट द फ्रेशनेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। कुछ नहीं, ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, with reference to human papilloma virus consider the following statements। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ठीक है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कॉज करता है ये, और बहुत सारी चीज़ें जैसे सर्वाइकल के लिए बहुत जिम्मेदार होता है ये, कैंसर इन वल्वा, वजाइना, पेनिस, एनस, ठीक है, और ओरोफेरेंजियल कैंसर्स के लिए भी यूज़ होता है, जो स्पेशली आपके टंग्स और टॉन्सिल्स में हो सकता है, राइट। तो ये वायरस जो है बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक, आइए बात करते हैं इसके बारे में कि क्या दिया गया, स्टेटमेंट्स क्या दी गई हैं इसमें। स्टेटमेंट इसमें साहब ये दी गई है, पहली स्टेटमेंट ये है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। हाँ बिल्कुल, इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर वर्ल्ड वाइड, बिल्कुल हमने बात किया। उसके अलावा क्या है, कैंसर ऑफ वल्वा, वजाइना, पेनिस, ठीक है, एनस,
ठीक। थर्ड इसमें कि इट्स वैक्सीन इज इंक्लूडेड इन द इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0। हाँ बिल्कुल, इंद्रधनुष 2.0 में इसकी वैक्सीनेशन की बात की गई है कि इसके वैक्सीन को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, इसमें सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, राइट। चलिए, तो दीज आर अबाउट द आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन एंड होप कि यू गाइज understand that you guys enjoyed this session. So thank you so much.